एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9 में आज हम बल तथा गति के नियम अर्थात फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में गति का वर्णन पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के संदर्भ में किया था। इस क्लास में हम इस गति के कारणों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले गैलीलियो तथा न्यूटन ने अपने एक डिफरेंट अप्रोच के द्वारा मोशन को समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, बल क्या होता है? तो सबसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। बल का एग्जाम्पल हम अपने दैनिक जीवन में कदम कदम पर देख सकते हैं, जैसे किसी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, दरवाजा को खोलना बंद करना, किसी बॉल के शेप को चेंज करना। ठीक है, ये सब जो होता है बल का उदाहरण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन लाने के लिए धक्का देना, खींचना या फिर हिट करना बल कहलाता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग के मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन में परिवर्तन लाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। बल का प्रयोग किसी वस्तु के शेप और साइज में परिवर्तन लाने के लिए भी किया जाता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है, यानी कि उसमें त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि जो बल होता है वह प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यह भी कह सकते हैं कि जो बल होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। बल जो होता है वह वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल जो होता है वह एक ऐसा यूनिट होता है और इसका बल जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यदि इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कहा जा सकता है कि जो फोर्स है उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे केजी छूट गया था। अब हम संतुलित और असंतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स पे हम अपोजिट डायरेक्शन में समान बल का प्रयोग करते हैं, यानी कि समान बल को अप्लाई करेंगे। तो यह देखा जाता है कि इस वस्तु में यानी कि इस बॉक्स के गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। यदि हम इस वस्तु पर सिर्फ एक डायरेक्शन में बल का प्रयोग करें, ठीक है, एक डायरेक्शन में बल का प्रयोग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इसके गति में परिवर्तन हो। तब इस प्रकार के बल को अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है, यानी कि असंतुलित बल कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी वस्तु पे अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई करें लेकिन उसके गति में कोई परिवर्तन न हो। यह तब देखा जा सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि बॉक्स है, बॉक्स पे हम एक अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि इसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में आता है तो इस दोनों सतह के बीच एक बल जनरेट होता है और वही बल जो होता है लगाए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। इसे वो क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में गति लाने के लिए एक बिगर फोर्स यानी कि एक बिगर अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन
आगे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है जो साइकिल को चलाता है। ठीक है, साइकिल को चलाता है तो उसके लिए क्या करता है, वह पैडल के द्वारा उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो यह देखा जाता है कि जब तक वह बच्चा पैडल पे फोर्स अप्लाई करता है तब तक जो साइकिल है आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन जब वह उस पर फोर्स अप्लाई करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे उसके गति में कमी आती है और वह रुक जाता है। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो मोशन है, मोशन को मेंटेन रखने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है, यह बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब किसी वस्तु पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसमें मोशन के साथ साथ उसमें एक्सेलरेशन भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, यानी कि इसके वेलोसिटी में परिवर्तन देखा जाता है, वेलोसिटी में वृद्धि देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बच्चा पैडल पे फोर्स लगाना बंद कर देता है तो वह धीरे धीरे रुक जाता है? तो इसका भी रीजन जो होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस और पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो जब कोई बच्चा साइकिल को चलाने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के कारण उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, जिसके कारण जब वह बच्चा साइकिल पे फोर्स अप्लाई करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे उसका साइकिल रुक जाता है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यह देखा कि जब कोई वस्तु किसी इंक्लाइंड सरफेस पे मूव करता है तो धीरे धीरे उसके गति में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट देखा जाता है। जब उस वस्तु को ऊपर की ओर धक्का दिया जाता है तो क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है वस्तु के वेलोसिटी में कमी आती है, और जब किसी वस्तु को एक प्लेन सरफेस पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि जब तक उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके वेलोसिटी में परिवर्तन देखा जाता है, लेकिन जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया जाता है तो वह एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करता है। ठीक है, इन बातों को समझाने के लिए न्यूटन ने गति के डिफरेंट नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादित करने के लिए अपने 3 फंडामेंटल लॉज का प्रतिपादन किया। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था यानी कि स्टैटिक स्टेटस या फिर अपने गति की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है, यानी एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change that state by applied force। ठीक है, यानी कि जब तक किसी वस्तु पे कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो वस्तु जो है अपनी विराम की अवस्था या फिर एक समान रेखा पर अपनी गति को मेंटेन रखना चाहता है। इसी को इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को मेंटेन रखना चाहता है, यानी कि अपनी जड़त्व की स्थिति यानी कि अपनी स्थिति या फिर गति की स्थिति को मेंटेन रखना चाहता है। यानी कि कहा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही लॉ ऑफ इनर्शिया है, या फिर इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर अप्लाइड फोर्स उसके
वेलोसिटी में परिवर्तन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन होता है। मैथमेटिकली देखा जाए तो फोर्स इज प्रोपोर्शन टू चेंज इन वेलोसिटी, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया जाता है तब उसे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कहा जाता है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम जड़त्व और द्रव्यमान के समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखें कि प्रत्येक वस्तु अपने इनर्शिया की स्थिति को मेंटेन रखना चाहता है, यानी कि या तो वह शांत रहेगा या फिर गति में है तो वह अपनी गति की अवस्था बनाए रखना चाहेगा तक कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो सवाल ये आता है कि क्या प्रत्येक वस्तु का इनर्शिया समान होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु भारी होगा यानी कि उसका मास ज़्यादा होगा तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है, और जब कोई वस्तु छोटा होता है यानी कि हल्का होता है तो उसमें इनर्शिया कम होती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु है जिसका मास ज़्यादा है तो उसे मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, और जब कोई वस्तु हल्का है तो उसमें मोशन लाने के लिए कम फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड किया होता है, और इस इनर्शिया को वस्तु के मास के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, अब हम गति के द्वितीय नियम यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो सबसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यह कहता है कि किसी भी वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन क्या होता है, उस पर अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम समझते हैं, जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आधार पे हमने यह देखा था, या फिर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन यानी कि एक्सेलरेशन उस पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के वेलोसिटी में परिवर्तन या एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पे कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वह जो फोर्स होता है उसके मास और वेलोसिटी पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, इसी बात को समझाने के लिए न्यूटन ने एक नया शब्द मोमेंटम का प्रतिपादन किया और उन्होंने उसकी व्याख्या की। न्यूटन ने क्या बताया, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, किसी वस्तु के मास और उसके वेलोसिटी के गुणनफल को मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। यदि इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मास का एसआई यूनिट केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर सेकेंड इनवर्स। यानी कि जब मोमेंटम के एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चूँकि हमने ये स्टडी किया कि किसी वस्तु के वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन उस पर अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि यह कहा जाता है कि जो अप्लाइड फोर्स है उसकी मात्रा किसी वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन को डिनोट करता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि सिर्फ फोर्स ही नहीं बल्कि उस पर अप्लाइड फोर्स का जो टाइम इंटरवल होता है वह भी किसी वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन को डिनोट करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जब किसी वस्तु के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है
तो कितने समय तक वस्तु पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, इस पे भी डिपेंड करता है उसका मोमेंटम। तो जब हम किसी वस्तु के फोर्स और टाइम को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसी को कहा जाता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम डिफरेंस। ठीक है, यानी कि जो इम्पल्स होता है किसी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल और लगाए गए बल का जो टाइम पीरियड होता है, दोनों के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम उस समय ले सकते हैं जब हम किसी बॉल को कैच करते हैं। हम क्या देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को नीचे की ओर खींचता है या फिर पीछे की ओर खींचता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बॉल को कैच करता है तो क्या होता है, बॉल में जो गति होती है और उस गति के कारण क्या होता है, हाथ के ऊपर चोट लगता है। यानी कि जो बॉल है वो हाथ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो यह जो फोर्स होता है, वो जो चोट होता है, वो इम्पल्स के रूप में देखा जाता है। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स और टाइम का मल्टीपल होता है। तो यदि टाइम के इंटरवल को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जो बॉलर है, बॉल में जो बॉल के द्वारा जो गति है वो निश्चित है, यानी कि उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो निश्चित होगा, यानी कि उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि फोर्स के प्रभाव को, यानी कि इम्पल्स को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम टाइम के इंटरवल को बढ़ा देते हैं। तो जब हम टाइम के इंटरवल को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, चोट हमें कम लगेगा, यानी कि फोर्स का जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। जैसे इम्पल्स है तो मान लेते हैं कि जो चोट लगता है उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु के द्वारा लगाया जाता है। अगर 10 न्यूटन का बल अगर 1 सेकेंड, यानी कि इमीडिएट अगर हम वस्तु को पकड़ते हैं, यानी कि 1 सेकेंड में पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा कि 10 न्यूटन का बल अप्लाई किया जाएगा। लेकिन यदि हम इस टाइम इंटरवल को बढ़ा देते हैं, यानी कि 5 सेकेंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका जो फोर्स का प्रभाव होगा वो 2 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जब कोई क्रिकेटर किसी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। अब हम गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जानते हैं। जैसा कि ऊपर हमने स्टडी किया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो इसी को हम मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसका मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर t टाइम तक a फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण उसका जो नया वेलोसिटी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि जो वस्तु है उसका इनिशियल मोमेंटम mu होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा mv होगा। ठीक है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू p2 माइनस p1, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu, यानी कि m इंटू v माइनस u। ठीक है, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि कहा जा सकता है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि कह सकते कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी कि कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू kma। ठीक है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन,
फोर्स एक एसआई यूनिट होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि हम इसका एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होगा। इसे न्यूटन भी कहा जा सकता है और इसका जो सिंबल होता है एन होता है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर स्टडी किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, किसी वस्तु पे अप्लाइड फोर्स उसके वस्तु के गति में परिवर्तन लाता है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की भी व्याख्या की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यदि t को इधर किया जाए तो Ft इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है, Ft इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अर्थात इस इक्वेशन के आधार पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी वस्तु पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है, जब किसी वस्तु पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, Ft इज इक्वल टू 0। और उस समय क्या होगा कि उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब Ft 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, mv इज इक्वल टू mu। यानी कि जब किसी वस्तु पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो वस्तु है अपनी गति को मेंटेन रखेगा। यदि वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ठीक है, यदि वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया जाए तो क्या हो जाएगा कि उसका फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, mu। u अगर 0 हो तो यह भी 0 हो जाएगा। यानी यदि किसी वस्तु पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो वस्तु में कोई गति नहीं आएगा, यदि वह वस्तु स्थिर हो। ठीक है, अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, यानी कि गति का तृतीय नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देखा कि किसी भी वस्तु पे अप्लाइड फोर्स उस वस्तु के गति में परिवर्तन लाता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने यह स्टडी किया कि जो वस्तु होता है उसमें मोमेंटम में परिवर्तन अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, इन बातों के आधार पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु पे लगाया गया बल, किसी वस्तु के द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल दूसरे वस्तु पर पहले वस्तु के ऊपर लगाया गया बल के समान और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बल के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यह जो फोर्स होता है यह इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। यानी कि जब किसी वस्तु के द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो जो दूसरा वस्तु है पहले वस्तु पर जो बल लगाता है वह उसका जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वह अपोजिट होता है। इस दोनों फोर्स को एक्शन और रिएक्शन कहा जाता है। फर्स्ट वस्तु के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे एक्शन कहा जाता है और सेकंड वस्तु के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यदि हम किसी दीवार पे बॉल से मारते हैं तो क्या होता है कि जब हम किसी बॉल को एक बल प्रदान करते हैं तो क्या होता है उसमें एक गति उत्पन्न होता है, और गति उत्पन्न होता है तो क्या होता है
कि वो एक फोर्स अप्लाई करता है दीवार के ऊपर। तो जैसे ही दीवार के ऊपर वह फोर्स अप्लाई करता है तो जो दीवार है उसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई करता है और उसी गति से, ठीक है, उसी बल के साथ वो क्या होता है, पीछे की ओर वापस चला आता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन देखा जाता है और यह एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान देने की बात है कि जैसा कि हमने देखा कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। एक जो और पॉइंट ध्यान देने की बात है कि वह जो एक्शन और रिएक्शन है वह साइमल्टेनियसली काम करता है, यानी कि एक साथ कार्य करता है। जैसे ही किसी वस्तु पे एक्शन देखा जाता है तो जो दूसरा वस्तु है उस पर रिएक्शन प्रदान करता है। जैसा कि हमने देखा कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है वह इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो समान होता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जो उसके द्वारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वह एक्सेलरेशन जो होता है वह डिफरेंट होता है, ठीक है, वह डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जो दो वस्तुएं हैं उसका मास डिफरेंट होता है। जैसे इसे हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, एक बॉल को इसके ऊपर फेंकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यह इसके ऊपर फेंकेगा तो इसमें एक्शन और रिएक्शन देखा जाएगा। अब इसमें फोर्स जो होगा वो इक्वल अप्लाई होगा, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन के कंडीशन में फोर्स इक्वल अप्लाई होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। यदि इक्वल होगा तो क्या होगा, जितने एक्सेलरेशन के साथ बॉल पीछे की ओर आएगा उसी एक्सेलरेशन के साथ इस पत्थर के टुकड़े को भी आगे जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो मास है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? इसका मास डिफरेंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो हल्का वस्तु रहेगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है और मास भी वस्तु का कांस्टेंट है, ठीक है। ये वस्तु है तो इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स या फिर इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स और इसका मास दोनों कांस्टेंट है। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो वेरिएबल होगा। यानी कि इसका मास कम है तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और इसका मास ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसी थ्योरी के आधार पे यह कहा जाता है कि जो गन होता है, गन जो होता है उसका वेट थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा वेट का गन लिया जाता है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब किसी गन से फायर किया जाता है, गन से फायर किया जाता है तो क्या होता है, उससे बुलेट बाहर निकलता है। तो जब बुलेट बाहर निकलता है तो क्या होता है, उस बुलेट में एक मास होता है और चूंकि इसमें एक फोर्स होता है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जब बुलेट किसी गन से बाहर निकलता है तो उसमें एक फोर्स होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जब यह बुलेट गन से बाहर निकलता है तो उसी टाइम यानी कि साइमल्टेनियसली यह जो बुलेट है एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा गन के ऊपर। तो यदि गन का और बुलेट का दोनों का मास समान होगा तो क्या होगा कि जिस स्पीड के साथ, जिस एक्सेलरेशन के साथ बुलेट बाहर की ओर जाएगा उसी एक्सेलरेशन यानी कि उसी वेलोसिटी से गन भी पीछे की ओर आएगा, जिससे जो व्यक्ति इसका यूज कर रहा है उस पर झटका लग सकता है, उसे चोट लग सकता है। तो इसी बात को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि जो गन होता है उसका मास जो है ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेग का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने स्टडी किया था कि किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु पे अप्लाई किया गया फोर्स उसके गति में परिवर्तन लाता है। सेकेंड लॉ में हमने स्टडी किया था कि किसी वस्तु के मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शन में होता है। थर्ड लॉ में हमने यह स्टडी किया कि किसी भी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल
दूसरे वस्तु के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है। तो इसी बात को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1 और उसका प्रारंभिक वेलोसिटी u1 है। ठीक है, एक दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान mb है और उसका जो प्रारंभिक वेलोसिटी है uv है। ठीक है, अब क्या होता है कि दोनों वस्तु में कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, दोनों वेलोसिटी है। इसमें यह ध्यान रखना है कि u1 का जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो क्या होगा कि u1 का वेलोसिटी जब ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, यह पहले पहुंचेगा और दूसरे वस्तु पे धक्का देगा। ठीक है, यानी कि इस पे एक्शन करेगा। तो क्या है, बी भी ए पे एक रिएक्शन उत्पन्न करेगा। इस टाइम क्या देखा जाएगा कि जो एफ ए बी होगा, यानी कि ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल, और एफ बी ए यानी कि बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो जब यह दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा कि इसके गति में एक्सचेंज हो जाएगा, इसके वेलोसिटी में एक्सचेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यह देखा जाएगा कि जो पहला बॉल है यानी कि एम ए, जिसका मास एम ए है, उसका वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज होकर वी ए हो जाएगा। और जो सेकेंड वस्तु है जिसका मास एम बी है, उसका वेलोसिटी में परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। यानी कि दो वस्तु है जिसका मास एम ए और एम बी है, इनिशियल वेलोसिटी वी ए और वी बी है। जब दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो क्या हो जाएगा कि जो नया वेलोसिटी होगा उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट बॉल है उसका वेलोसिटी वी ए हो जाएगा और सेकेंड बॉल का वेलोसिटी वी बी हो जाएगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एफ ए और एफ बी जो होगा, एफ ए बी और एफ बी ए जो ऊपर हमने देखा था, वह दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, यानी कि माइनस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यह कहा जा सकता है कि एम चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एफ ए को एम वी ए माइनस एक मिनट फिर से देखते हैं कि जो एक एक्शन और रिएक्शन होगा दोनों इक्वल होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। यानी कि जो फर्स्ट बॉल है जिसके द्वारा फर्स्ट बॉल के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा एफ ए बी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एम ए इंटू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, और सेकेंड बॉल का जो होगा उसका हो जाएगा एम वी इंटू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, इससे हमें एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। नया फार्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें टी टू टी कट जाएगा। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें यह फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह इक्वेशन प्राप्त होगा। इस इक्वेशन के आधार पे हम यह कह सकते हैं, देख क्या होता है, एम ए यू ए, यानी कि पहले वस्तु का जो प्रारंभिक मोमेंटम है, एम बी यू वी, यानी कि दूसरे वस्तु का प्रारंभिक मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी कि पहले वस्तु का प्रारंभिक मोमेंटम प्लस दूसरे वस्तु का प्रारंभिक मोमेंटम इज इक्वल टू पहले वस्तु का फाइनल मोमेंटम। ठीक है, एम ए वी ए प्लस दूसरे वस्तु का फाइनल मोमेंटम। यानी कि इस इक्वेशन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो वस्तु है, दो वस्तु है, दोनों का जो मोमेंटम है टक्कर के पहले और टक्कर के बाद हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।